So let us start with the lecture number 2 on nuclear physics. So in the last lecture we have started our discussion on the nucleus, or we have seen the nucleus structure. ठीक है, nucleus structure देखा था, and we have seen the constituent of nucleus क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, and what are the forces that are joining them, and what is the tug of war. What defines the stability is the tug of war between your repulsive electrostatic forces and the strong nuclear forces. But there is a constraint in the strong nuclear force कि वो एक होती है लिमिटेड रेंज होती है, जिसकी वजह से there is always a tug of war happening between the stability. ठीक है, तो आज we are going to explore more about that tug of war. ठीक है, we are going to explore more about the stability through a different term which is called the binding energy per nucleon. In the last lecture we were discussing the binding energy. Binding energy हम लोगों ने देखा था to बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जैसे आपका न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बना होता है. नाउ टू सेपरेट आउट ईच एंड एवरी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको सेपरेट आउट आपने जो कर दिया, ठीक है, इफ़ यू सेपरेट देम आउट तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम आउट, इट इज़ व्हाट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने लूजली यूज़ कर लिया था बाइंडिंग एनर्जी को एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी. ठीक है, एक्चुअल मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग इसको ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी को अगर स्टेबिलिटी बता रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका हीलियम है, हीलियम का क्या है, आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 4, यूरेनियम के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं 238. तो अगर हम देखें ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन विल बी मोर. क्यों बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम विल बी मोर? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. बट यहाँ पे अगर हम देखें हीलियम के नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कम है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, तो कंपैरेटिवली बहुत कम आएगी. बट हमने एक्चुअल में देखेंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी विल बी समवेयर अराउंड 7.2 एंड इसकी बाइंडिंग एनर्जी समवेयर अराउंड 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. ठीक है, सो द मेजर फैक्टर विच डिफाइंस द विच इज परफेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम इसलिए कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो कि आपके पास एक सपोज इफ देयर इज़ वन बिल्डिंग है जिसके अंदर सपोज 4 बॉन्ड है. ठीक है, ये 4 बॉन्ड है एंड यू हैव टू ब्रेक दिस 4 बॉन्ड्स, और एक बिल्डिंग है जिसके अंदर आपका सिंगल एक बॉन्ड है. ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है सपोज आपकी 40, इसको ब्रेक करने के लिए 40 जूल चाहिए, और इन सबको ब्रेक करने के लिए आपको 20 जूल चाहिए. ठीक है, 20 जूल इन सबको इंडिविजुअल ब्रेक करने के लिए 20 जूल चाहिए. तो टोटल यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए? यू नीड 80 जूल टू ब्रेक आउट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स. यहाँ पे कितनी चाहिए होगी? 40 जूल. बट अगर आप देखो ओवरऑल तो इसमें एनर्जी कम है, बट अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो तो इसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है. तो विच वन intuitively which one do you think is more stable? Obviously this one is more stable. ठीक है, so that is the concept we are using and we are going to explore more is the binding energy per nucleon. ठीक है, and then we are going to see the binding energy per nucleon, how it varies across all our atomic number. ठीक है, how it is varying, how it is going to increase, then how it is going to get stable, and then after that how it is going to get decrease. There's a proper graph for it and we are going to understand that graph, binding energy per nucleon. ठीक है, it peak up to the certain level, then it goes down. ठीक है, and there are certain anomalies in this. We are going to explore those anomalies in terms of helium, carbon and oxygen. The 3 anomalies आएंगी which are more stable than their neighbors. We are going to see those anomalies. ठीक है, so apart from that we are going to see one more individual thing is our Q value. ठीक है, Q value देखेंगे, and Q value is an accounting thing in terms of your energy. ठीक है, to account your energy, तो we use the term Q value. ठीक है, तो we'll see this Q value in the later part of our lecture. ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी को लूजली डिफाइन किया था एज ए स्टेबिलिटी, बट दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, बिकॉज हम अगर बाइंडिंग एनर्जी को टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम स्टेबिलिटी का करेक्टर दे रहे हैं तो वी आर सेइंग इट इज़ लाइक के वी आर जजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए जाइंट लूजली पैक्ड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर देन अ स्मॉल डेंसली पैक्ड डायमंड. ठीक है, ये लूजली पैक्ड बिल्डिंग है, वी आर सेइंग दैट लूजली पैक्ड बिल्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अ स्मॉल टाइटली पैक्ड डायमंड. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. वी आर सेइंग दैट टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज द जज फॉर स्टेबिलिटी विच इज नॉट. ठीक है, सो here we are going to see to see the stability we have to divide the total energy with the number of nucleon to see the density of the stability. ठीक है, we are going to see the density of the stability through the binding energy per nucleon. ठीक है, सो स्टेबिलिटी के लिए पहले हम कुछ फिर से हम बेसिक देख लेते हैं स्टेबिलिटी का. जैसा मैंने बताया था, देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर हैपनिंग बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो कंस्ट्रेंट होता है दैट इज़ अ शॉर्ट रेंज. ठीक है, तो वो अपने नेबर्स के ऊपर इंपैक्ट करती है. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप इसमें देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू सी दिस, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा न्यूक्लियन है, तो इसके जो ये वाले नेबर हैं बस इनके साथ इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी, इसकी और इसमें कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगी. ठीक है,
ठीक है। तो इसमें और इसमें अगर हम देखें, इसमें रिपल्सिव फोर्स तो लगेंगे बट देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, बिकॉज हमारी न्यूक्लियर फोर्स जो होती है दैट इज नियर टू द नेबर ओनली, ठीक है, बिकॉज देर इज अ लिमिटेड रेंज, ठीक है, दैट इज अ लिमिटेड रेंज। सो दैट इज वाई हमारा जो वी रीच सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, वेयर एडिंग मोर न्यूक्लियंस टू द न्यूक्लियस डज नॉट गोइंग टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस और बढ़ाते जाओगे, बिकॉज हमारा न्यूक्लियस किसकी वजह से स्टेबल है, बिकॉज इट इज़ होल्डिंग टुगेदर, और होल्ड कौन कर रहा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और दैट एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो आपके स्मॉल रेंज में ही है ना, तो जितना आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाते जाओगे आपकी बाइंडिंग एनर्जी इट डज नॉट nucleons to the if you are adding more nucleons to the nucleus, it does not increase the binding energy of the existing nucleons, it just add more number of nucleons, ठीक है, it is just going to add more number of nucleons, इसमें बाइंडिंग एनर्जी नहीं पड़ेगी इसमें न्यूक्लियंस की, ठीक है, बिकॉज द रीजन इज बिहाइंड दैट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रेंज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज विच एक्टेड ओनली ऑन द नेबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये ग्रीन या आपके ब्लू वाले अगर प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन के यहाँ पे दूर वाले जो हैं ये इन दोनों पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, बट यहाँ पे जो इस वाले प्रोटॉन के पे जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी वो ये सारी इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये न्यूक्लियर फोर्सेस लग रही होंगी जो नेबर वाले होंगे, ठीक है, बट ये वाला जो होगा ये रिपल्सिव होगा, इट इज़ नॉट इसमें और इसमें देयर विल नो अट्रैक्शन, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न we will see a variation of the which one is high, which one is low. That is what it is going to give us the stability across our atomic number, ठीक है, and that is the tug of war which is going to happen, and that is what we are going to study today, ठीक है। So inside the nucleus, two opposing forces are instantly at work. One is the strong nuclear force which is attractive and which bind all the nucleons, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, ठीक है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल बट एक्ट ओनली द स्मॉल रेंज, ओनली अ फ्यू फेम्टोमीटर। अब ये जो दैट मीन्स कि ये जो हो गया आपका, तो ये सारी अट्रैक्टिव फोर्स इसके नेबर पे ही लगेंगे, इसमें और इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी, ठीक है, बट इसमें और इसमें रिपल्सिव फोर्स होंगी बिकॉज दे आर सॉरी, ये प्रोटॉन ये है हमारा, तो इफ़ यू टेक दिस एंड दिस, तो ये सारी ये जो मेरे हैं इनमें मेरा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बट इसमें ये वाला होगा, इसमें और इसमें मेरा रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है, बिकॉज ब्लू वन आर द प्रोटॉन्स, तो इसमें और इसमें रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है, बट इसमें और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हो पाएगी बिकॉज इट इज़ फार अवे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट रेंज फोर्सेस इन द न्यूक्लियर आर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। तो यहाँ पे जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज रिपल्सिव एंड द फोर्स बिकम पॉजिटिवली, इट इज द फोर्स इज देयर ऑन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, अनलाइक द स्ट्रॉन्ग फोर्स दीज आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेज एंड इट डज नॉट केयर हाउ फार योर प्रोटॉन्स इज बीन केप्ट। अगर ये जो प्रोटॉन आपके दूर दूर भी रखे हुए ना, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, बट रिपल्शन है, रिपल्शन है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस को स्टेबल रहने नहीं देगा, ये दूर दूर खींचता रहेगा इसको, ठीक है, ये जितने भी आगे प्रोटॉन्स बाहर वाले हैं इनमें कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, बट इनमें सब में रिपल्सिव फोर्स है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट, जितना आपका बड़ा होता जाएगा न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये बाहर वालों के अंदर जितना दूर होता जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा का मतलब कि उतना साइज़ बड़ा होता जाएगा, दैट मीन्स आपका न्यूक्लियर फोर्सेस कम होती जाएंगी बिकॉज आपका साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस कम हो रही है, तो ये जो एक्सट्रीम वाले जो हैं दे आर रिपल्सिव, ये रिपल कर रहे होंगे, जब ये रिपल कर रहे होंगे तो आपका जो साइज़ दैट इज़ लाइक आपका न्यूक्लियस स्टेबल ही नहीं रहेगा, दैट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स एक्सप्लोजन, ठीक है। सो दैट लेड टू द फिनोमेना ऑफ योर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू स्टडी। सो हमने देखा यहाँ पे इट डज नॉट केयर अबाउट हाउ फार द प्रोटॉन्स, दे विल ऑलवेज रिपल ईच अदर, ठीक है। नाउ सेचुरेशन जो होता है बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो सेचुरेशन प्रॉपर्टी होती है हमारी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट एडिंग मोर न्यूक्लियंस, अगर आप इफ यू कीप ऑन एडिंग मोर न्यूक्लियंस इट डज नॉट इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूक्लियन, इट जस्ट ऐड मोर न्यूक्लियन टू द सिस्टम, ठीक है, बड़े न्यूक्लियन बढ़ते जाएंगे बट इट इज़ नॉट गोइंग टू ऐड द मोर बाइंडिंग एनर्जी टू द सिस्टम, ठीक है। नाउ as you add, there is one more phenomena that we study here. So as you keep on adding more proton का मतलब है कि आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, आप उसका ये z बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो एज यू आर एडिंग मोर प्रोटॉन टू द न्यूक्लियस, ठीक है, यू आर इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, यू आर इंक्रीजिंग योर एटॉमिक नंबर z, ठीक है, एंड द मास नंबर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यू आर एडिंग द प्रोटॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज गोइंग टू इंक्रीज, सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रोज, दैट मीन्स बिकॉज एवरी प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रोज क्वाड्रेटिकली विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन टू limit that increased repulsion, ठीक है, we need to have a strong nuclear force, but strong nuclear force क्या होती है, that acts on the immediate neighbors only, तो adding a proton add more repulsion to the entire nucleus, but a strong जो force होगी that only there for the small
स्मॉल नेबर, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्रोटॉन अगर ऐड करूँगा तो जो ये वाले प्रोटॉन के नेबर वाले ये प्रोटॉन मैंने ऐड करने शुरू कर दिए, तो नेबर वाले जो इसके नेबर में जो प्रोटॉन है मेरे, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बट ये दूर दूर वाले जो मेरे प्रोटॉन है इनमें कोई अट्रैक्टिव, इसमें और इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। तो जिससे क्या होगा, मेरा लिमिटेड अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपके एंटायर न्यूक्लियस में रिपल्शन हो रहा होगा एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओनली गेट्स अ स्मॉल बूस्ट फ्रॉम इट्स नेबर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाता है तो आपकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जा रही है, बिकॉज लिमिटेड अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रॉन एक्सेस। आपका क्या होता है, टू कंपनसेट दिस, हमारा नेचर में क्या होता है, टू कंपनसेट दिस ओवरवेलमिंग रिपल्शन द नेचर ऐड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो द न्यूट्रॉन प्रोवाइड मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स, बिकॉज यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स तो होगी नहीं, बट इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज टू हेल्प पुल द न्यूट्रॉन न्यूक्लियस टुगेदर विदाउट एडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, सो बिकॉज दे आर न्यूट्रल। तो ठीक है, तो एज द मास नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका मास नंबर इंक्रीज होता रहता है, हायर द रेशियो, आपका रेशियो ऑफ द न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन इज मोर, सो दैट आपका इनिशियली लेवल पे आपका n/z होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। तो इनिशियली जब आपका जो आपका न्यूक्लियस स्मॉल होता है, व्हेन न्यूक्लियस इज स्मॉल देन आपका n/z रेशियो इज़ 1:1, ठीक है, 1:1 रहता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों, बिकॉज नेबरहुड में रहते हैं ना सारे, हमारे जो न्यूक्लियंस होते हैं सारे नेबरहुड में रहते हैं, तो हमारा अट्रैक्शन इज़ मोर देन इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन। बट जैसे जैसे मेरा z इंक्रीज होता जाता है, मेरा Z इंक्रीज होता जा रहा है, आपके प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो टू काउंटर दैट प्रोटॉन वी हैव टू ऐड मोर एक्सेस न्यूट्रॉन, ठीक है, मेरे को और न्यूट्रॉन ऐड करने जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग हायर जब हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाएंगे, हैवी मास की तरफ बढ़ते जाएंगे, लाइक लेड एंड ऑल, देयर वी हैव टू मूव द रेशियो 1.5 to 1, ठीक है। हमारे को जो न्यूट्रॉन का रेशियो है मेरा बढ़ता जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। वो बढ़ना इसलिए पड़ता है टू काउंटर दिस इंक्रीज रिपल्शन, ठीक है, बिकॉज हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज ओनली ऑन द लिमिटेड नेबर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज ऑन द लिमिटेड नेबरहुड में ही है। मैं प्रोटॉन ऐड करता जाऊँगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी मेरी, ठीक है, एंड दैट विल मेक द होल एटम अनस्टेबल, ठीक है। नाउ विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी विल लुक इनटू द कॉन्सेप्ट टुडे विच इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, वाइल टोटल बाइंडिंग एनर्जी टेल अस हाउ हार्ड इट इज़ टू ब्रेक डाउन द होल न्यूक्लियस, ठीक है, पूरे न्यूक्लियस को कितना ब्रेक डाउन अपार्ट करने के, बिकॉज न्यूक्लियस में इट डिपेंड्स कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है आपके पास। अगर हीलियम है तो केवल 4 न्यूक्लियन है, अगर आपके पास यूरेनियम है तो ज़्यादा न्यूक्लियन है, तो ऑब्वियसली पूरे को ब्रेक डाउन करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी। बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन टेल्स यू हाउ टाइटली ईच एंड एवरी न्यूक्लियन इज बीन हेल्ड, ठीक है। सो दैट इज द एक्चुअल फैक्टर ऑफ योर स्टेबिलिटी। तो हम किस तरीके से निकालते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर दिया हमने। बाइंडिंग एनर्जी हमने किससे निकाला था, मास डिफेक्ट इंटू c² डिवाइडेड बाई a, सो दैट गिव्स यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर योर स्टेबिलिटी। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल, लोअर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द लेस स्टेबल। तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, इफ यू सी द बिस्मथ अगर हम देखें, so bismuth is lying here, ठीक है, bismuth is lying here, so this is our graph for binding energy per nucleon. If we see it is initially for the low atomic number ये पहले increase होगा, ठीक है, ये increase होगा, then it will reach to the maximum, then it will stay stable for a while and then it will start decreasing, ठीक है, then it will start decreasing। तो अगर हम देखें यहाँ पे कुछ एक पेक्युलरिटीज़ भी हैं कि यहाँ पे ये वाला देखें एकदम से स्पाइक आ रहा है, इसमें देखो यहाँ पे स्पाइक आ रहा है, इसमें स्पाइक आ रहा है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पाइक क्यों आ रहा है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, और फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे स्टेबल क्यों हो रहा है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फिर ये यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। सो विल सी ऑल दोज थिंग्स। सो पहले उसको जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इफेक्टिव स्टेबिलिटी फैक्टर देन आर टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम बिस्मथ देखें, बिस्मथ हमारा यहाँ पे लाइक कर रहा है, हियर इज द बिस्मथ, ठीक है। तो बिस्मथ की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, तो बिकॉज इसके न्यूक्लियंस ज़्यादा है, इसके 209 न्यूक्लियंस हैं, ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी विल बी 1640। केवल नंबर को देख के लग रहा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बाइंडिंग एनर्जी इज द स्टेबिलिटी, सो इफ़ वी टेक दैट टर्म, तो देन ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बिस्मथ इज दिस, बाइंडिंग एनर्जी आयरन इज दिस। तो यहाँ पे बिस्मथ की ज़्यादा लग रही है, तो वी माइट से कि बिस्मथ इज मोर स्टेबल, बट एक्चुअली it seems bismuth is more stable, but bismuth का size of the nucleus is quite high. तो if we see binding energy per nucleon, if you are going to see, we'll see the binding energy per nucleon for the iron is more, ठीक है, and in fact it is the maximum in this whole table, ठीक है। ये पूरे ग्राफ में आयरन की मैक्सिमम होती है यहाँ पे, ठीक है, आयरन इज हैविंग द मैक्सिमम। तो अगर देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द आयरन विल 56 न्यूक्लियन है, तो इट कम्स आउट टू बी 8.8 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयरन के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए वी नीड 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिस्मथ में कितनी आ जाएगी,
बिस्मथ में टोटल 209 हमारे न्यूक्लियंस हैं, तो 209 से डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 7.4। तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज होके इट विल गो अप टू हेयर, तो यहाँ तक इंक्रीज होगा आपका आयरन का, फिर उसके बाद देर इज़ वेरी स्लाइट वेरिएशन होता है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में वेरी स्लाइट वेरिएशन होता है और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दैट मीन्स रिमूविंग वन न्यूक्लियन फ्रॉम द आयरन न्यूक्लियस इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है, दैट शोज के आपका आयरन is more stable than your bismuth, ठीक है। So therefore we compare only the binding energy per nucleon, not the overall binding energy, ठीक है। दिस यू हैव ऑलरेडी सीन कि हमारी जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दीज आर अट्रैक्टिव बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट द रेंज इज द ओनली थिंग विच लेड टू ऑल दिस स्टेबिलिटी थिंग्स, ठीक है। 10⁻⁻15 इफेक्टिव होती है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज इज 137 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ज़्यादा होती हैं हमारी, अदरवाइज प्रोटॉन कुड नॉट एबल टू हेल्प। और आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, रेंज इन्फिनिटी एंड रिपल्सिव होती है, ठीक है। नाउ विल सी के व्हाट इज़ अ ड्राइवर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज़ कर रहा है एंड यहाँ से यहाँ पे ये डिक्रीज़ कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। तो रीज़न बिहाइंड दैट प्राइमरी रीज़न फॉर लेस देन 60, अगर हम लेस देन 60 में जाएँ, ठीक है, लेस देन 60 में वी सी देर इज़ अ ग्रोथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेस देन 60 में देर इज़ अ ग्रोथ एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ डिक्लाइन आफ्टर 60, ठीक है, व्हेन इट इज़ मोर देन 60। तो रीज़न बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ इज़ अ सरफेस वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। सो एडिंग मोर, यहाँ पे विल गोइंग टू सी दैट कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों इंक्रीज हो रही है, कि जितने आप न्यूक्लियंस ऐड करते जा रहे हो, पहले क्या होगा, अगर आपके पास कम न्यूक्लियन होंगे, ठीक है, तो कम न्यूक्लियन होंगे, तो सपोज ये 4 न्यूक्लियन है, तो दैट मीन्स आपका जो सेंटर वाला होगा, ये सेंटर वाला होगा, इसके विच वन इज़ मोर स्टेबल, जिसके चारों तरफ ये पूरी तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, ये अगर मेरा चारों तरफ से पूरी तरफ से घिरा हुआ है, सेंटर वाला इज़ मोर टाइटली होल्ड। यहाँ पे क्या है, अगर इसके चारों तरफ नहीं है तो दिस इज़ नॉट टाइटली होल्ड, तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियन ऐड करता जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स ये सेंटर वाला चारों तरफ से घिरता जा रहा है, तो दैट इज इट इज़ गोइंग टू गेट मोर टाइटली होल्ड। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियंस में बढ़ा रहा हूँ, सो मेरी अट्रैक्टिव फोर्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज नेबरहुड में, बिकॉज आई नीड न्यूक्लियर फोर्सेस मेरी बढ़ेंगी जितना मेरा नेबरहुड में एडअप होता रहेगा, जितने मेरे नेबरहुड में एडअप होते रहेंगे, तो जितने मेरे नेबरहुड में एडअप होते रहेंगे उतना मेरा न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, तो 2 मीन्स अभी नेबरहुड में मेरे बहुत कम है, 2 ही हैं, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस कम होंगी, फिर एक और ऐड कर दिया, नेबरहुड में बढ़ गए, मेरी न्यूक्लियर फोर्स और बढ़ जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, तो और ऐड करें, तो दैट मीन्स मोर स्टेबिलिटी इज आई एम एडिंग, ठीक है। सो एडिंग न्यूक्लियस इंक्रीजेज द इंटीरियर बॉन्ड्स एंड द एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इफ यू सी दिस लेस देन 60 में क्या होता है हमारा, कि इफ़ द न्यूक्लियर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ द न्यूक्लियंस आर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। इफ द आपका छोटा न्यूक्लियर होता है तो आपके न्यूक्लियंस होंगे दैट इज़ ऑन द सरफेस, ठीक है, ये आपके जैसे यहाँ पे तो आपका न्यूक्लियस बड़ा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज क्वाइट हाई, अगर आपके केवल सपोज यू आर हैविंग 3 न्यूक्लियस, तो दैट इज आपके जितने भी न्यूक्लियस होंगे दैट इज ऑन द सरफेस पे ही तो है ये तीनों न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियंस आपके तीनों सरफेस पे होंगे अगर आपका छोटा न्यूक्लियर है on the surface of the nucleus. So nucleons on the surface have fewer number of the neighbor to interact via strong nuclear force since they aren't surrounded by other nucleons. जितने ज़्यादा सराउंड में होंगे, पास में होंगे आपके, उतना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ेंगी. So they aren't held as tightly as those the interior one. जितने मेरे इंटीरियर वाला होगा वो उतना ज़्यादा टाइटली होल्ड होगा, ठीक है. जो एक्सटीरियर वाला होगा इसके नेबर में नहीं है तो ये कम टाइटली होल्ड होगा. जितना अगर और मैंने बढ़ा दिया तो इसके नेबर में फिर आ गया तो ये और टाइटली होल्ड हो जाएगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है. अभी के केस में सपोज ये ऐसे है, ठीक है, तो ये वाले नेबर है, ये वाला जो है मेरा, इसके आसपास तो नेबरहुड में बस ये है और ये है, तो इसका नहीं, इसका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं है. और जैसे मैं न्यूक्लियन बढ़ाऊंगा तो इसके आसपास में मेरे नेबर बढ़ रहे हैं, तो नेबर बढ़ रहे हैं दैट मीन्स इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बढ़ दी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बढ़ दिया. दैट मीन्स इट इज़ नाउ सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो मोर मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एडअप हो रही हैं इसमें, ठीक है. सो एज यू आर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है, ए इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हेयर टू हेयर. जितने आप नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाओगे द न्यूक्लियस ग्रोस, न्यूक्लियस बढ़ेगा, बट द लार्जर परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियन एंड अप इन द इंटीरियर, ठीक है, वो अंदर की साइड में एडअप होते रहेंगे, ठीक है. द लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर एड अप इन द इंटीरियर, ठीक है, ये मेरे अंदर की साइड में होते रहेंगे. लार्जर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर एड अप इन द इंटीरियर सराउंडेड बाय द नेबर्स, ठीक है, उतने उसके नेबरहुड में बढ़ेगा. दिस इंक्रीज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी फास्टर देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपके इतने नहीं बढ़ते, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो नेबरहुड में योर न्यूक्लियंस आर इंक्रीजिंग, सो दैट योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड हेयर के आपका योर एनर्जी इज बीन इंक्रीजिंग, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है.
सो न्यूक्लियन सो हेयर द न्यूक्लियाई फ्यूज, ठीक है। हेयर इट, अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि मेरा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, ठीक है। तो टेंडेंसी क्या होगी टू गेट टू मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो दैट मीन्स यहाँ के जो न्यूक्लियंस होते हैं दे ट्राई टू फ्यूज टुगेदर एंड बिकम लार्ज टू मूव टू द पीक। सो दैट इज वर्ट द प्रोसेस ऑफ आर फ्यूजन, ठीक है। जितने आपके छोटे न्यूक्लियाई होते हैं दे ट्राई टू फ्यूज टुगेदर टू बिकम लार्ज एंड टू मूव टू द पीक, टू मूव टू द बेटर स्टेबिलिटी रीजन, ठीक है। नाउ सेकंड अब देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है। व्हेन द न्यूक्लियस इज टू लार्ज, जब आपका न्यूक्लियस इज टू लार्ज तो क्या होता है कि जब न्यूक्लियस लार्ज होगा देन यू आर हैविंग मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जितना बड़ा आपका न्यूक्लियस होगा यू आर हैविंग, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो आपके पास वाले में लगेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ये पास वाले में इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होगी, बट आपका न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होंगी, ठीक है। जितना बड़ा आपका न्यूक्लियस होता रहेगा, ठीक है, तो ये बस इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो इतने में लग रही है, बट ये वाला जो होगा आपका प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन होगा तो ये रिपल कर रहे होंगे, तो जितना आपका बड़ा न्यूक्लियस होगा उतनी आपकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो द न्यूक्लियस जितना आप यहाँ पे मूव ऑन करते जाओगे इस एरिया में, तो दैट मीन्स योर न्यूक्लियस आर गेटिंग टू लार्ज, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is there for the short range only, it only acts on your immediate neighbor, however the आपकी जो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ ऑन अ लॉन्गर रेंज एंड इट कैन एक्ट अक्रॉस एंटायर न्यूक्लियस। जो दूर दूर वाले मेरे प्रोटॉन्स हैं इट विल एक्ट ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, ठीक है, बट देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। एज यू कीप ऑन एडिंग मोर प्रोटॉन्स हैवी न्यूक्लियस, द रिपल्सिव कोलम्बियन फोर्स between the protons grows much farther than the attractive strong nuclear forces, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऐड करते जाएंगे तो आपकी रिपल्सिव फोर्स आर एडिंग मोर फास्टर देन योर कंपनसेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज प्रोटॉन आर पुशिंग ईच अदर अपार्ट सो वायलेंटली द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन है, ये दूर वाले प्रोटॉन दे आर पुशिंग अपार्ट ईच अदर वायलेंटली, ठीक है। बिकॉज इसमें और इसमें भी देर इज अ रिपल्शन ओनली, देर इज नो अट्रैक्शन, बिकॉज अट्रैक्शन होगी ये क्लोज वाले में, ठीक है, अपने नेबरहुड में अट्रैक्ट करेगा बस ये। सो न्यूक्लियस बिकम ब्लोटेड एंड बिकम लेस स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं मेरे, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, माई nuclear forces is decreasing, तो they are getting bloated, so they are going to break apart, ठीक है, they are going to break apart। तो यहाँ पे क्या टेंडेंसी होती है, the nuclei want to split and that's what we call the fission, to become smaller and move towards a peak towards the efficiency, ठीक है। so that means आपके जो भी यहाँ पे होते हैं दे ट्राई टू फ्यूज टुगेदर टू गो टुवर्ड्स द बेटर स्टेबिलिटी, और यहाँ पे जितने भी होते हैं दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दिस रीजन टू मूव टू गो टुवर्ड्स अ बेटर स्टेबिलिटी एंड हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, राइट। Now binding energy per nucleon, as we have seen, it increases rapidly for the nuclei from the small masses that we have seen. It increases rapidly here and it reaches to the maximum 8.8 mega electron volt. It reaches maximum for the iron 8.8 mega electron volt, ठीक है। The middle one is the strong bound, ठीक है। middle one ये वाला जो region है that is a strong bound region, and that is a strong bound region बिकॉज यहाँ पे आपका ये दोनों फैक्टर आपके काम नहीं करते, ठीक है। ये वाला जो आपका सरफेस और वॉल्यूम वाला, और यहाँ पे आपका बिकॉज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर मोर गेटिंग मोर देन योर रिपल्सिव फोर्सेज बिकॉज द साइज इज गेटिंग बिग, तो दीज टू फैक्टर्स आर लीस्ट इन दिस रीजन, ठीक है। दैट्स वाई दिस मिडल रीजन इज मोर स्ट्रांगली बाउंड। So as we have seen, nuclear fusion is going to take it from here to here and the nuclear fission is going to take us from here to here, and in both the cases energy is going to release to bring the nuclei to more stable state, ठीक है। The particular nucleon interact, so the reason behind the stability here is the particular nucleon interact with the limited number of the nucleon within its nearest neighbor. तो greater the number of nucleon, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे उतना आपका बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, बिकॉज नंबर सपोज फॉर इंस्टेंस आपका छोटा न्यूक्लियस है तो छोटे न्यूक्लियस में आपका रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज ये सारे नेबरहुड में ही होंगे, ठीक है। तो सारे नेबरहुड में होंगे तो सारा अट्रैक्शन ही होगा, और यहाँ पे जितना बड़ा न्यूक्लियस होता जाएगा तो आपकी रिपल्सिव फोर्स बढ़ती होती जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्स कम होंगी, ठीक है। So that is the reason for the breaking of the nucleus here, ठीक है। So greater the number of nucleon, binding energy per nucleon is decreases insufficient, and which is when it is greater than 209 it becomes unstable, greater than 209 जैसे हो जाता है it becomes unstable up to this point, आपका ये इतना रीजन आपका स्टेबल रीजन है ये, ठीक है, ये ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। हेयर इट इज़ बिकमिंग अनस्टेबल, ठीक है। ग्रेटर देन 209 इट बिकम अनस्टेबल एंड द रेडियो एक्टिविटी हैपन्स। रेडियो एक्टिविटी मीन्स कि इट स्टार्टेड रिमूविंग द प्रोटॉन्स, ठीक है। इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग फ्रॉम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन टू गेट इन टू मोर स्टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस करेगा ना, सो दैट इट विल बिकम मोर स्टेबल।
ठीक है. So that is the reason here. Now we'll see this spikes. What is the reason for this spikes? ठीक है, there are 3 spikes which we'll see for the अगर हम देखें हीलियम में for because हमारा क्या हमने अभी तक क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो obviously the binding energy per nucleon should increase smoothly or it should have a stable region here and should decrease here. But यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि for the helium and for the carbon and for the oxygen ये तीनों में abruptly these are getting more stable, बहुत extraordinarily stable than their neighbor. ठीक है, and their stability is relatively higher and more stable than their neighbor. The reason behind that is the nuclear shell. One reason behind that is the nuclear shell and the another reason is the alpha particle scattering. ठीक है, so the combination is more strong. ठीक है, combination strong उतना होता है जब आपके प्रोटॉन और प्रोटॉन की पेयरिंग होती है, that is 2 और 2 की पेयरिंग जब होती है. ठीक है, तो अगर हम हीलियम में देखें there is a 2 पेयरिंग है. ठीक है, that pairing that add up to 0 total spin and that makes it more stable. जैसे हमने we have seen in हमारे एटॉमिक शेल हमने देखा था ना कि हाउ योर एटम्स आर बीन अरेंज एंड हाउ दे बिकम स्टेबल व्हेन दे आर इन द इलेक्ट्रॉनिक शेल. व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक शेल जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट करती है एंड व्हेन द शेल इज गेटिंग फुल दे बिकम मोर स्टेबल. तो सेम वे न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल व्हेन द न्यूक्लियर शेल्स आर फुल. और न्यूक्लियर शेल कब फुल होते हैं व्हेन दे आर इन दिस मैजिक नंबर. या तो वो टोटल न्यूक्लियन 2 हो या 2 दैट मीन्स 2 प्रोटॉन हो 2 न्यूट्रॉन हो या 8 प्रोटॉन हो 8 न्यूट्रॉन हो या 20 प्रोटॉन हो 20 न्यूट्रॉन हो. तो इन दैट केस यू आर हैविंग द these are called magic number. In that case you are having the shell which are completely filled up. When you have this specific number then your energy level is been completely filled and this energy level is this energy state is more tightly bound state and lower energy state. ठीक है, so same way जिस तरीके से हमारे atomic shells होते हैं same way nuclear में भी shell होते हैं and in that this is the magic number. If you are having this magic number like 2 proton 2 neutron 8 proton 8 neutron 20 proton 20 neutron, so if you are having this number then you have a high stability. ठीक है, another reason for this is हमारा जो हीलियम का रीज़न है दैट इज़ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, सो इट इज़ डबली मैजिक नंबर हो गया. ठीक है, अनदर फॉर द ऑक्सीजन इज़ 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, सो दैट इज़ अगेन अ मैजिक नंबर. ठीक है, न्यूक्लियर शेल के अंदर इट इज़ आर शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. ठीक है, आर शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड इट इज़ स्टेबल. जो हमारा कार्बन होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाईली सिमेट्रिक अल्फा क्लस्टरिंग. अल्फा क्लस्टरिंग होता है आपका कि अगर आपका जो न्यूक्लियाई होता है उसमें अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा इस तरीके से अगर आपका कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइक हीलियम के अंदर तो अल्फा है ही, कार्बन के अंदर 3 अल्फा है. ठीक है, 3 अल्फा है, दैट इज़ 4 अल्फा कितना हो गया आपका 4 और 2 होता है ना, अल्फा पार्टिकल 4 और 2 होता है, 3 हो गया इसका 12 अल्फा इंटू 6. ठीक है, तो ये कार्बन में 3 अल्फा हो जाते हैं. ठीक है, सो व्हेन यू हैव दिस अल्फा क्लस्टरिंग होती है तो ये देन इट दीज आर एक्सट्रीमली टाइट वेरी स्टेबल एंड एक्सेप्शनली मोर स्टेबल देन द नियर बाय न्यूक्लियाई. ठीक है, सो रीज़न फॉर द कार्बन इज हाईली सिमेट्रिक अल्फा क्लस्टरिंग. हीलियम और कार्बन का इट इज़ योर मैजिक नंबर इन द न्यूक्लियर शेल विच इज़ गिविंग यू द लीस्ट एनर्जी एंड द टाइटली बाउंड. ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ये तीनों जो है मेरे वाई वी आर हैविंग दिस स्पाइक्स हियर. ठीक है, so we'll discuss further about this binding energy. आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और हमारा न्यूक्लियर नंबर में और डिस्कस करते हैं हम लोग. So maximum binding energy per nucleon it is your 8.8 mega electron volt, that is your iron and that is more stable and the tightly bound. तो binding energy per nucleon varies less than 10% above 10. ठीक है, ये अगर आप देखोगे जैसे आप यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ से यहाँ तक में less than 10% it is going to vary. ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्टेबल रीजन होता है and the reason behind that because each nucleon इसके बाद जैसे आपका ये वाला रीजन पहुँच जाता है, पहले क्या होता है आपका न्यूक्लियन एड अप हो रहे हैं तो आपके नेबरहुड में बढ़ते जा रहे हैं, नेबरहुड में बढ़ रहे हैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रही है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है. बट एक लेवल के बाद जब आपका नेबरहुड पूरा भर गया, ठीक है, देन उसके बाद जब एड अप होते रहेंगे देन इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, वहाँ पे आपके रिपल्सिव फोर्सेस एड अप होते जाएंगे. अगर ये मेरे 2 हैं, अगर मैंने एक और ऐड कर दिया तो मैं नेबरहुड में बढ़ाता जा रहा हूँ ना, इसके नेबरहुड में बढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम एडिंग इट इन टू द नेबरहुड और नेबरहुड में मेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज मोर देन माई रिपल्सिव फोर्स. तो दैट्स वाई मेरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर. तो ये अप टू यहाँ तक के अप टू 10 तक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका एडअप होता जाएगा बिकॉज ये नेबरहुड में एडअप हो रहा है. उससे ज़्यादा जब आपने ऐड करने शुरू कर दिया देन इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द नेबरहुड. ठीक है, देन इन दैट केस बिकॉज उसके बाद जो होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबल हो जाती है. ठीक है, इनिशियली आपकी इंक्रीज होती है फिर स्टेबल हो जाती है बिकॉज अब नेबरहुड में एडअप नहीं हो रही. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू सी बाइंडिंग इफ योर न्यूक्लियन नंबर इज ग्रेटर देन 10, इफ यू गो फ्रॉम हेयर ग्रेटर देन 10 तो देर इज हार्डली 10% डिक्रीज इन दैट एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज each nucleon, because the reason is each nucleon interact only with its neighbor and
इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है. सो दैट इज़ अ रीज़न, ठीक है. इनिशियली इंक्रीज जो हो रहा था बिकॉज नेबरहुड में इंक्रीज हो रहे थे, उसके बाद जो एडअप हो रहे हैं तो देन इट इज़ बीन कीप ऑन एडिंग, इट इज़ कीप ऑन एडिंग अवे फ्रॉम द नेबर, ठीक है. सो देन इन दैट केस उसमें देर इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, सो देर इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन आर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है. बट इन फैक्ट इट इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग बिकॉज जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर साइज बढ़ता जा रहा है तो आपकी रिपल्सिव फोर्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है. सो नाउ there is a small decrease after nucleon आपका एटॉम न्यूक्लियन नंबर जब 56 से ज़्यादा हो जाता है. सो डीस्टेबलिंग इफेक्ट ऑफ लॉन्ग रेंज रिपल्सिव फोर्सेस बिकॉज ऑफ द बिकॉज नाउ वी हैव सीन कि हमारा जो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है लॉन्ग रेंज रिपल्सिव फोर्सेस का इंक्रीज होने लगता है जैसे आपका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो कोलम्बियन फोर्स आपकी डिक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है. इट ऑल्सो शिफ्ट योर जो आपकी कोलम्बियन फोर्स होती है दैट डिक्रीज योर बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है. एंड बट ऑल्सो इट शिफ्ट द न्यूक्लियर प्रोटॉन रेशियो इन द हैवी न्यूक्लियस, ठीक है. किस तरीके से करती है दैट वी हैव सीन इट हेयर, हमने यहाँ पे देखा था ना कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द न्यूक्लियर, जैसे जैसे आपका जेड इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, जैसे जैसे आपका Z इज़ योर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं. तो बिकॉज द प्रोटॉन इज़ बीन इंक्रीजिंग, तो टू ओवरकम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन यू नीड टू ऐड एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन हमारे को ऐड अप करने होते हैं बिकॉज जितना बड़ा साइज होगा हमारा, बिकॉज हमारा नेबरहुड में एक्ट करता है. दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि हमारा जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं दैट वर्क्स ओनली इन द स्मॉल रेंज. सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि आपको एन और पी रेशियो दैट इज़ गोइंग टू गेट शिफ्टेड. दैट मीन्स इनिशियली आपका एन बाई पी रेशियो जो होता है दैट इज़ 1:1 होता है. जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है आपका कोलम्बियन फोर्स बाइंडिंग एनर्जी कोलम्बियन फोर्स बढ़ती है जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है और आपका एन बाई पी रेशियो शिफ्ट हो जाता है दैट इज़ 1.5:1 हो जाता है, ठीक है. जैसे जैसे आपका हैवी न्यूक्लियर की तरफ बढ़ते जाते हैं टूवर्ड्स द न्यूट्रॉन एक्सेस इज गोइंग टू गेट हैपन, ठीक है. सो बिकॉज द रीज़न इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव, शॉर्ट रेंज है हमारी and it is there with all proton neutron. Repulsive Colombian force is your repulsive long range between the proton only, ठीक है. So when your neutron contributes only the attraction as the nucleus is getting heavy, तो proton repulsion started increasing, ठीक है. जैसे जैसे मेरा बड़ा होता जाएगा बिकॉज शॉर्ट रेंज है हमारी न्यूक्लियस फोर्सेज, लेकिन जो दूर वाले प्रोटोन है दे विल स्टार्ट गेटिंग रिपल्शन, उनमें रिपल्शन कंटिन्यूस रहेगा तो रिपल्शन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज एज योर साइज ऑफ योर न्यूक्लियस इज गेटिंग बिग. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेट हो जाती है बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर द नियरेस्ट वन. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वी हैव सीन इट इज गेट सेचुरेटेड. आपकी रिपल्सिव फोर्स इज गेटिंग मोर देन योर अट्रैक्टिव फोर्स एंड द न्यूक्लियस बिकम unstable. Now the nature respond this, how the nature is going to respond that they are going to add more number of neutron, because more number of neutron क्या करेंगे, they are going to dilute this proton repulsion and add attraction. तो हम देखेंगे टू स्टेबलाइज सेल्फ, अपने आप को स्टेबल करने के लिए हमारे जो न्यूक्लियाई होते हैं दे इंक्रीज देयर न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ा देते हैं अपना, ठीक है. तो दैट मीन्स आप जैसे जैसे 56 के ऊपर जाते जाओगे आपका न्यूट्रॉन विल बी 1.1:1 हो जाएगा, 1.2:1 हो जाएगा, 1.5:1, इस तरीके से बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है. सो बट क्या होता है उसकी वजह से एसिमेट्री आ जाती है बिकॉज योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन योर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एसिमेट्री आ जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू गिव अ बीटा डिके, ठीक है. देयर इज टू बिंग मोर स्टेबल इट इज़ गोइंग टू गिव द बीटा डिके, ठीक है. तो दैट मीन्स इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ठीक है. देयर इज अ बीटा डिके स्टार्टेड हैपनिंग. और अब जैसे जैसे आपका न्यूट्रॉन बिकॉज एक्सेस न्यूट्रॉन हो रहे हैं तो आपका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आपका रेडियस इज गोइंग, बिकॉज नंबर ऑफ जैसे जैसे आपके एक्सेस न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन्स का मतलब 1:1 से ज़्यादा होता जा रहा है. सो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ रहा है तो आपका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है. तो नंबर रेडियस आपका इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो दैट्स वाई इफ यू सी इसकी डेंसिटी हमेशा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे डेंसिटी नहीं बढ़ रही है, डेंसिटी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट बिकॉज आपका यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते जाते हैं और रेडियस आपका बढ़ता जाता है. और न्यूक्लियंस क्यों बढ़ रहे हैं तो मेक इट स्टेबल, आपका एक्सेस न्यूट्रॉन एडअप होते जाते हैं, ठीक है. विल सी अ क्वेश्चन ऑन टू इट. सो ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर ऑफ योर आयरन एंड द बिस्मथ, ठीक है. और हमारे को यहाँ पे दे रखी है मास ऑफ योर प्रोटॉन इज दिस, मास ऑफ योर न्यूट्रॉन इज दिस, मास of your mass of your iron nucleus is this, and the mass of your
बिस्मथ इज दिस, ठीक है. सो व्हाट विल डू टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल निकालते हैं. तो बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल निकालते हैं, विल फाइंड आउट द मास डिफेक्ट निकालते हैं पहले, देन विल फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल एंड देन विल डिवाइड इट बाय देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है. सो हमारे इसमें प्रोटॉन कितने 26, हमारे इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 30, ठीक है. मास डिफेक्ट निकालते हैं, तो 26 इंटू मास डिफेक्ट निकालने के लिए कंस्टिट्यूएंट का मास माइनस हमारा जो हमारा न्यूक्लियस का मास है टोटल, ठीक है. सो इसके मास से इसके विल माइनस द मास ऑफ आर दिस प्रोडक्ट, ठीक है. सो 26 इंटू मास ऑफ माई प्रोटोन इज बिन गिवन, ठीक है, प्लस 30 इंटू मास ऑफ माई न्यूट्रॉन माइनस ये, ठीक है. अब इनको माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट द मास डिफेक्ट दैट यू आर गेटिंग डेल्टा एम. नाउ दिस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 931, तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 432.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. तो दिस टू गेट इट बिकॉज हमारा क्या होता है, एनर्जी क्या होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है. आप इसको कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी डिवाइडेड बाय ई, ठीक है. एंड टू गेट दिस इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी गेट इट 1 EMU में हमारी कितनी होती है, 1 EMU में हमारी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1 EMU में बाइंडिंग एनर्जी हमारा energy is nothing but 931. So we will multiply this with this because this is the mass effect, we multiply by this, so we'll get the binding energy. So this is our binding energy 492. binding energy per nucleon निकालनी है, तो we'll divide it total number of nucleon हमारे आयरन में कितने 26 और 56, तो वी डिवाइड बाई 56, तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन में आ गई 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेम वे हम बिस्मथ की निकालेंगे, तो बिस्मथ में भी हम डेल्टा एम निकालते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं. तो हमारे बिस्मथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 83 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 209 माइनस 83, ठीक है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 209 माइनस 83 इज 126. तो इस कंस्टिट्यूएंट का मास निकाल लिया टोटल 83 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 126 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. दिस माइनस मास ऑफ माई प्रोडक्ट माइनस इंटू बिस्मथ का हमारे को दे रखा है, दिस इज 208. इन दोनों को माइनस करेंगे तो दिस इज योर मास डिफेक्ट. हियर द मास डिफेक्ट इज कमिंग दिस मच. दिस मास डिफेक्ट आई मल्टीप्लाई बाय 931 टू गेट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो आई गेट 164 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ आई डिवाइड इट बाय विल डिवाइड इट बाय सो दिस विल कम 1648 आएगा, 1648 आएगा एंड विल डिवाइडेड बाय 209 एंड फाइनली विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. 7.85. सो वी कंपेयर हेयर ओवरऑल 1648 है, ये पॉइंट नहीं है, 1648 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी ये कम है टोटल बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियन कम है, बट ओवरऑल पर न्यूक्लियन पे देखें तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी इज मोर फॉर आर आयरन एंड इट इज लेस फॉर योर बिस्मथ, ठीक है. राइट, नाउ विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड देन विल रैप इट अप. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्यू वैल्यू, ठीक है. सो क्यू वैल्यू हमारे को बताता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोसेस वेदर इट इज़ गोइंग टू रिलीज एनर्जी और इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी एंड कितनी चाहिए वो कितनी रिलीज कर रहा है और कितनी रिक्वायर कर रहा है, दैट इज दैट नंबर को क्वांटिफाई करता है हमारा क्यू वैल्यू, ठीक है. सो क्यू वैल्यू इज नथिंग बट द एनर्जी बैलेंस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन. इट टेल्स यू हाउ मच एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेस. अगर आपकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स एनर्जी इज बीन रिलीज, तो योर न्यूक्लियर रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक एनर्जी अपीयर एज अ, और जो एनर्जी जो निकलेगी यहाँ से दैट अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट पार्टिकल्स, ठीक है. जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके काइनेटिक एनर्जी में दिस इज गोइंग टू गेट. एनर्जी आपकी नेगेटिव है दैट मीन्स एनर्जी इज बीन एब्जॉर्ब. द रिएक्शन विल नॉट हैपन अनलेस यू प्रोवाइड दिस मच एनर्जी, अनलेस द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड विद दिस मच अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, ठीक है. जब तक इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी मेरे को देन टू इनिशिएट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन तब तक नहीं होगा, ठीक है. सो विल सी दिस कॉन्सेप्ट. सो इफ़ यू आर सीइंग कि हमारा न्यूट्रॉन हमारा नाइट्रोजन इज बीन बोम्बार्डेड विद योर अल्फा पार्टिकल, ठीक है. तो इट इज़ हैविंग it is bombarded with your alpha particle, ठीक है, and then it is forming carbon and your alpha, sorry, here it is bombarded with your deuterium, ड्यूटेरियम से बम्बार्ड कर रहे हैं में से, एंड हियर यू गेटिंग द अल्फा पार्टिकल इन द कार्बन, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर ड्यूट्रॉन इज बीन गिवन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So kinetic energy of your deuteron is given 5 mega electron volt. So here if you see we'll find out mass defect निकालते हैं to find out our Q value निकालने के लिए we'll find out the mass defect here. तो मास डिफेक्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट इसका इंडिविजुअल का निकालते हैं, मास ऑफ योर हाइड्रोजन, ठीक है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ EMU कर दिया. नाइट्रोजन का निकाल दिया 7 टाइम्स ऑफ EMU कर दिया, ठीक है. हेयर 6 टाइम्स ऑफ EMU कर दिया, हेयर मैंने 2 टाइम्स ऑफ EMU कर दिया, ठीक है. अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है. आपका रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करते हैं, तो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो विल सी देयर इज अ लॉस ऑफ मास हैपनिंग एंड दिस मास लॉस इज नथिंग बट कन्वर्टेड इनटू माई Q value, ठीक है. This is converted into my Q value.
तो एनर्जी सो जो एनर्जी रिलीज होगी हमारी, सो एनर्जी कम्स आउट टू बी डेल्टा एम सी और डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम आपका ये आ गया, इसमें से आप माइनस करोगे, सो एम टी माइनस इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करोगे, यू विल गेट दिस डेल्टा एम इज योर मास डिफेक्ट. नाउ दिस मास डिफेक्ट यू मल्टीप्लाई बाय योर 931, you will get this much mega electron volt. So this much mega electron volt Q value has been coming out. So this much mega electron volt is the kinetic energy which has been released here. ठीक है, तो required balance to balance the equation. ठीक है, this much is the energy is required to balance this equation because यहाँ पे mass loss हुआ है, तो to compensate that loss we have to add up this Q value in terms of energy. ठीक है, so आपकी total kinetic energy कितनी हो गई? Total kinetic energy will be जो initial kinetic energy थी plus आपकी this energy. This also will be converted. This also will be given to your constituents only. So total kinetic energy will be your 5 plus this much is the 5 plus 13.5 is your total kinetic energy of your products की आपकी ये total kinetic energy हो जाएगी आपकी. ठीक है, अब विल सी अनदर एग्जांपल ऑफ आर एंडोथर्मिक रिएक्शन का देखते हैं जिसमें एनर्जी चाहिए होगी हमारे को. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस हमारा हीलियम एंड इट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज हैपनिंग बिटवीन हीलियम एंड नाइट्रोजन एंड इट इज़ गिविंग आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका टोटल मास ऑफ माई रिएक्टेंट्स कम्स आउट टू बी 18 पॉइंट दिस वैल्यू. ठीक है, मास ऑफ माई प्रोडक्ट्स कम्स आउट टू बी दिस. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू सी हमारा ये मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मास इज इंक्रीजिंग हेयर. ठीक है, मास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इफ़ यू सी डिफेक्ट हमारा कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, हमारा डिफेक्ट कम्स आउट टू बी बिकॉज मास इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एम कम्स आउट टू बी पॉजिटिव आया था पहले वाले केस में, बिकॉज यहाँ पे आपका मास देखोगे मास डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे आप देखोगे 0.017 था, यहाँ पे 0.002 था, तो यहाँ पे मास आपका डिक्रीज हो रहा था. डेल्टा एम जो था आपका पॉजिटिव था. ठीक है, पॉजिटिव था. और यहाँ पे आप देखोगे आपका मास आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 005 से 006 हो रहा है, तो आपका मास इज डेल्टा एम इज नेगेटिव. ठीक है, मास आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मास इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज योर डेल्टा एम. नाउ द एनर्जी कम्स आउट टू बी इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 931, तो एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस मच एनर्जी. दिस इज द डेफिसिट. तो दिस मच, इसको अगर हमारे को दिस रिएक्शन को कराना है तो वी नीड दिस मच, वी नीड this is the energy deficit. ठीक है, this is the energy deficit and this is the Q value and the Q value here will be negative, तो Q value comes out to be minus 1.1 mega electron and this is the endothermic Q value. ठीक है, now this is not the value required to initiate this reaction, but to initiate this reaction we need more value, this more energy, kinetic energy than this. ठीक है, because यहाँ पे हमारे को इंट्यूशन क्या आएगा, इतनी एनर्जी दे दो, this is going to start the, it is going to initiate the reaction, but that is wrong. हमारे को अगर ये वाला रिएक्शन कराना है we need this much amount of the energy, इतनी तो चाहिए प्लस मोर चाहिए होगी, because we need to do two quantity conservation हमारा रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन. हम इतनी एनर्जी दे देंगे तो हमारी एनर्जी तो कंजर्व हो जाएगी, जो हमने लेफ्ट में एनर्जी दे दी वो राइट में हो गई, हमारी एनर्जी कंजर्वेशन हो गई. बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या होगा, बिकॉज इनिशियली आप एनर्जी किससे दोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर हीलियम से. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो इसके पास इनिशियली अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, तो दैट मीन्स उसके पास मोमेंटम है, इसके पास मोमेंटम होगा कुछ, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी, तो मोमेंटम होगा. फाइनली आपकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी अगर आपने यही दी है तो फाइनल टोटल एनर्जी विल बी यूज्ड इन हैविंग दिस रिएक्शन. तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी तो यूटिलाइज होगी, बस रिएक्शन में तो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपका वेलोसिटी विल बी जीरो. वेलोसिटी जीरो मतलब आपकी मोमेंटम तो कंजर्व हुई नहीं, इनिशियली आपकी कुछ मोमेंटम है, बाद में आपकी कोई मोमेंटम नहीं है. सो दिस वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो वी नीड एनर्जी मोर देन दिस, सो दैट हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो जाए और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हो जाए. ठीक है, इफ एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो हमारी टोटल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, बट वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, हमारी फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगी. फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो, बट इनिशियल मोमेंटम तो कुछ है हमारी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा. तो हमारे को एनर्जी, वी हैव टू गिव द एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होगी हमारी, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस एनर्जी. ठीक है, 1.1794 से ज़्यादा एनर्जी होगी. और वो एनर्जी कितनी दी जाएगी, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन. सो दिस इज द फॉर्मूला, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन 1 प्लस m डिवाइडेड बाय m इंटू दैट Q जो है आपका. ठीक है, दिस मच इज द एनर्जी यू हैव टू गिव. तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ योर इंसिडेंट पार्टिकल, दिस एंड m इज द मास ऑफ योर टारगेट पार्टिकल. ठीक है, दिस. तो यहाँ पे जो एनर्जी अगर हम निकालें, बिकॉज द इलेक्शन इज, बिकॉज द कोलिजन इज हैपनिंग, inelastic collision is been happening and they both will be moving with the inelastic collision is happening and they if perfectly inelastic हो रहा है then they both will be moving. This formula is for the perfectly inelastic and they both will be moving with the same velocity. ठीक है, so that is for this purpose we are having this formula. This we have already seen in the atomic collision में, जब आपने देखा होगा ना, जब हम atomic collision in the last lecture we are discussing the change in kinetic energy is only going to excite your electron and all. So there we have seen this concept in detail.
सो यहाँ पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी देनी होगी हमारे को, दैट इज़ 1 + m/M इंटू क्यू, ठीक है। तो हमारे को m यहाँ पे अगर हम देखें m इज़ नथिंग बट योर दिस मास, ठीक है। तो इसके 4 इंटू हम इंटू 1 AMU कर दें तो दिस इज़ योर मास, ठीक है। मास ऑफ योर टारगेट पार्टिकल इज़ दिस इंटू मॉड ऑफ योर क्यू, मॉड कितना है हमारा दिस। सो अगर हम इसको देखें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कम्स आउट टू बी दिस मच 1.5, ठीक है। तो दिस इज़ मोर देन दिस, हमारे को क्यू वैल्यू आ रही है इतनी, बट वी नीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई अल्फा पार्टिकल शुड बी दिस मच, ठीक है। व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी दिस मच, तो कुछ लूज होगी जो एनर्जी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू दैट एनर्जी दिस एनर्जी हमारे को देनी है। सो दिस एनर्जी इज गोइंग टू कंजर्व योर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी आपकी, सॉरी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी रहेगा आपका, एंड योर कंजर्वेशन ऑफ योर मोमेंटम भी रहेगा, ठीक है, राइट। सो दैट इज़ देयर इन दिस, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर कि इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन यू हैव टू गिव मोर एनर्जी, ठीक है। सो विल सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो व्हाट इज़ द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज अ रिएक्शन इन दिस, ठीक है। सो इफ यू सी दीज आर मासेस आर बीन गिवन। सो हम क्यू वैल्यू अगर निकालें तो क्यू वैल्यू अगर हम देखें, सो आपके रिएक्टेंट्स की हो गई 14 + 4, ठीक है, और आपके जो प्रोडक्ट्स हो गई दैट इज़ दिस प्लस दिस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो फाइनली दिस टाइम्स ऑफ यू इंटू 931 करेंगे तो विल गेट द एनर्जी, क्यू वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक है नाउ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मॉड ऑफ क्यू m अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल होगा m अल्फा डिवाइडेड बाई योर न्यू एन 14 पॉइंट ये वाला हो जाएगा m अल्फा डिवाइडेड बाई दिस। अगर हम करेंगे m अल्फा इज योर दिस वैल्यू, m टारगेट न्यूक्लियस इज दिस डिवाइड बाय दिस +1 करेंगे, फाइनली विल गेट दिस मच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर योर कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ योर मोमेंटम, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर हमारा, I'll see what is there in the next lecture. Yes, we are going to see more on the nuclear stability. So we are going to see how by its own the nucleus is going to get stable by emitting alpha decay, by doing the beta decay, by doing the electron capture, so to get into the stability belt. So we are going to further explore the nuclear stability and how nuclear is going. One way is we have seen कि अपना neutron बढ़ा देता है, there is another way to so that the nucleus get stable by doing the some decays. So that is what we are going to study in next lecture, ठीक है। So we'll meet up in the next lecture. Till then, okay, all right, thank you.